जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल और क्षार के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि अम्ल और क्षार से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और संभावित टॉप 10 क्वेश्चन क्या क्या है। तो यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन पे जाके आप पिछले वीडियो का लिंक से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, या फिर अम्ल क्षार से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्न को आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं उन संभावित 10 प्रश्नों के हल। तो सबसे पहला क्वेश्चन था 2 अंकों वालों में कि अम्ल और क्षार किसे कहते हैं और भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल और क्षार के नाम बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर यह है, सबसे पहले तो आपको अम्ल और क्षार का डेफिनेशन मैं बताता हूं। अम्ल किसे कहते हैं तो याद रखना, अम्ल और क्षार को 3 तरह से हम डेफिनेशन दे सकते हैं। सबसे पहला होता है स्वाद। ठीक है, अम्ल जो होता है वो स्वाद में होता है खट्टा। ठीक है, जैसे नींबू जो होता है वो खट्टा होता है, तो नींबू एक अम्ल है। तो अम्ल का डेफिनेशन में क्या होता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, क्षार जो होता है, क्षार का जो स्वाद होता है वो क्षारी होता है। क्षारी का मतलब होता है कड़वा, हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे क्षार में हम लोग ले सकते हैं क्या, खाने का सोडा। ठीक है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षार स्वाद में क्षारी होता है। ये आपका पहला पॉइंट होता है। दूसरा, लिटमस पेपर में यदि हम ध्यान दें तो अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस को लाल लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। मतलब नीला लिटमस में यदि अम्ल के रस हम डालते हैं तो वो लाल लिटमस में बदल देता है। तो अम्ल का दूसरा डेफिनेशन यदि हम बोले तो अम्ल क्या बोल सकते हैं, अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। तो क्षार किसे कहते हैं, तो क्षार जस्ट इसका उल्टा, क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला लिटमस में बदलता है। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीला लिटमस को लाल लिटमस में बदलता है और क्षार लाल लिटमस को नीला लिटमस में बदलता है। ठीक है, तो 2 डेफिनेशन हो गया। पीएच पैमाने के हिसाब से यदि हम बात करें तो अम्ल जो होता है जिसका पीएच मान 7 से कम हो। ठीक है, पीएच पैमाना में यदि अम्ल क्षार की हम जांच करते हैं तो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं क्षार। तो ये तीसरा डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि जिसका पीएच मान 7 से कम वो अम्ल कहलाएगा और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा वो क्षार कहलाएगा। ठीक है, तो आप 3 तरह से लिख सकते हैं कि एक पहला स्वाद, अम्ल स्वाद में इकट्ठे होते हैं, क्षार स्वाद में क्षारी होते हैं। दूसरा, लिटमस में तो अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस को लाल लिटमस में बदलता है, क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला में बदलता है। तीसरा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो यह 3 तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम। तो भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, जैसे टमाटर एक अम्ल है, तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, पहला भोज्य पदार्थ में पाया जाने वाला अम्ल है टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। यदि हम और लेते हैं तो जैसे इमली है, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है क्या, टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। सेब है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब भी अम्ल की श्रेणी में आता है, उसमें पाया जाता है मैलिक अम्ल। तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन का जवाब, अम्ल और क्षार किसे कहते हैं और भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम। ठीक है, अब हमारा बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा आपका था कि पीएच पैमाना क्या है। ठीक है, अभी प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, पीएच पैमाना क्या है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका उत्तर में आपको क्या लिखना है, पीएच पैमाना से ही पता चला है कि एक स्केल है। ठीक है, तो पीएच पैमाना अम्ल और क्षार के गुणों का मापन करने वाला एक स्केल है। ठीक है, अम्ल और क्षार के गुणों का मापन करने वाला एक पैमाना है जिसे पीएच पैमाना बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है, तो पीएच पैमाना में 0 से लेके 14 तक खाने होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है पीएच पैमाने में 0 से लेके 14 तक खाने होते हैं, और किसी भी विलयन का पीएच मान यदि 7 से कम आता है, तो 7 से कम आता है तो उसको रखा गया है अम्ल की श्रेणी में। अभी मैं बात कर ही रहा था। और यदि 7 से ज्यादा आता है, तो 7 से ज्यादा आता है तो उसे कहा जाता है क्षार, और यदि इनके 7 आ गया तो हम उसे कहते हैं क्या, उदासीन। ठीक है, तो पीएच पैमाना क्या है, तो पीएच पैमाना अम्ल और क्षार संबंधी गुणों के अध्ययन करने के लिए एक पैमाना है
जिसके माध्यम से किसी भी पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय गुण देखा जा सकता है। ठीक है, पीएच पैमाना में 0 से लेकर 14 तक खाने होते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा आता है तो हम उसे क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन दूसरा का जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका था कि सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, मतलब सुरेश को दिखाई नहीं देता। सुरेश एक दृष्टिबाधक छात्र है, यह किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल और क्षार की पहचान कर सकता है। ठीक है, अब देखिए सुरेश को दिखाई नहीं देता और वो अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेगा। ठीक है, तो अब दिखाई नहीं देता मतलब पीएच पैमाने का तो वो प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि पीएच पैमाना देखने के लिए उसको अंक पता रहना चाहिए कि 7 से कम 7 से ज्यादा ही है। ठीक है, तो उसके पास दो सूचक है। सूचक का मतलब होता है संकेत के माध्यम से वो पहचान करे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है। ठीक है, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह एक तो पहला स्वाद के माध्यम से, ठीक है, वह स्वाद से मतलब पदार्थ को चख कर या ग्राण सूचक का मतलब होता है क्या, सुगंध के माध्यम से अम्ल और क्षार की पहचान कर सकता है। ठीक है, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है और वह स्वाद तथा ग्राण सूचक का प्रयोग कर अम्ल और क्षार की पहचान कर सकता है। तो ये प्रश्न नंबर तीसरा था। प्रश्न नंबर चौथा की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर चौथा आपका था कि उदासीनीकरण क्रिया क्या है, इसको समझाना है। ठीक है, तो चलो उदासीनीकरण क्रिया के लिए इसका एक कंडीशन है ये कि ठीक है, उदासीनीकरण क्रिया क्या चीज होता है। तो अभी हम पढ़े अम्ल और उसके बाद क्या पढ़े, क्षार। हमारा जो चैप्टर है वो अम्ल और क्षार पे ही रिलेटेड है, पूरे क्वेश्चन अम्ल और क्षार से ही आने हैं। तो उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं, तो अम्ल और क्षार, ठीक है, आपको याद रखना, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं और बनाते हैं क्या, लवण बनाते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, तो इस क्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण क्रिया। ठीक है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, तो इसे कहा जाता है क्या, उदासीनीकरण क्रिया। ठीक है, अब आपको ये याद रहेगा कि उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया करने से लवण और जल बनता है, तो ये उदासीनीकरण क्रिया है। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग सूत्र में बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया हम किससे कराते हैं, क्षार NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, तो HCl और NaOH की जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो HCl और NaOH की क्रिया कराएंगे तो बनने वाला है क्या, NaCl। ठीक है, प्लस माइनस का प्रतिस्थापन होगा तो NaCl बनेगा और क्या बचेगा, H2O। तो NaCl नमक एक लवण है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसका उत्तर देख सकते हैं कि अम्ल और क्षार की जब क्रिया कराई जाती है तो लवण और जल निर्माण होता है, इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए HCl अम्ल और NaOH की क्रिया कराने पर NaCl लवण बनता है और जल प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो इसी में एक और टॉपिक होता है कि उदासीनीकरण का मतलब अम्ल और क्षार की क्रिया है। जैसे क्या होता है, कई बार हमको ज्यादा खाने से या अतिरिक्त खाने से क्या हो जाता है, हमको खट्टे ढकार आते हैं। अब खट्टा ढकार क्यों आता है, क्योंकि हमारा अमाशय होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, तो खट्टा ढकार आता है तो वो क्या आता है, अम्ल। अब अम्ल में हम क्रिया कराते हैं क्या, क्षार। क्षार का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, इनो पानी लेते हैं। ठीक है, सोडे का पानी लेते हैं, इनो लेते हैं, तो इनो लेने से क्या होता है, अम्ल की क्रिया क्षार से, इधर से अम्ल इधर से क्षार, अम्ल और क्षार की क्रिया हो जाता है तो हमारा पेट शांत हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो ये भी एक उदासीनीकरण का उदाहरण है। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण है अम्ल और क्षार में, आप बुक का अध्ययन करोगे तो आपको और भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन 2 नंबर में आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 5वां था कि अचार को तांबे या एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। ठीक है, क्वेश्चन 5वां था कि अचार को तांबे या एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। तो इसका उत्तर आप समझिए। इसके लिए आपको एक नियम, इसका अम्ल क्षार का एक गुण होता है कि अम्ल जो होता है वो धातु से क्रिया करता है। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होता है जब अम्ल की क्रिया धातु से होता है, या क्या होता है जब जिंक की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से किया जाता है। ठीक है, तो चलो हम इसको पहले समझते हैं। अम्ल की क्रिया धातु से होता है। ठीक है, अम्ल की क्रिया किससे होता है, धातु से होता है। तो जब अम्ल की क्रिया धातु से होता है
तो लवण बनता है और साथ में मुक्त होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अम्ल की क्रिया धातु से होता है तो लवण बनता है और साथ में मुक्त क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। अब आचार जो होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, आचार क्या होता है, अम्ल होता है। और एल्यूमिनियम या फिर तांबा, जिसको हम कॉपर भी बोलते हैं, एल्यूमिनियम या फिर तांबा के बर्तन में जब आचार को रखे तो आचार अम्ल है, एल्यूमिनियम धातु है, तांबा धातु है, तो आचार और धातु की क्रिया होगी। तो धातु की क्रिया होगी तो वहां पे रिएक्शन होने की वजह से क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। यही कारण से आचार जो होता है वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे 2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न। 5 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद 5 नंबर के प्रश्नों के लिए आप दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए, तुरंत ही जल्दी ही ये वीडियो आने वाला है, इसका पार्ट 2, जिसमें मैं 5 नंबरों के क्वेश्चन के बारे में मैं बताऊंगा। तो अम्ल क्षार संबंधित ये प्रश्नों की जवाब आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि 10वीं और 12वीं का भी इस चैनल पे वीडियो बनता है तो 10वीं और 12वीं वाले तक एजुकेशन से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो उन तक मिलते रहे। तो अभी तक यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।